हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में आपके बायोलॉजी विषय में जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसी चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको कोशिका का संरचनात्मक संगठन, उसी का आज हम दूसरा भाग केंद्रक यानी न्यूक्लियस जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। केंद्रक जैसा कि समझ में आ रहा है, किसी भी वस्तु का कोई केंद्रक होता है तो हमेशा बीच में होता है, सेंटर में होता है। यानी अगर कोई वस्तु गोल है तो उसका सेंटर होगा, अगर कोई वस्तु चौकोर है फिर भी उसका कोई सेंटर होगा, उसी सेंटर में वो चीज़ स्थित होती है। तो ये भी हमारा एक कोशिका का कोशिकांग है, यानी कि कोशिका का एक अंग है जो हमारी कोशिका के बीचों बीच में स्थित होता है, इसलिए इसको केंद्रक कहा जाता है। सबसे पहले एक लाइन में पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की, तो पहले लाइन में लिखा है सर्वप्रथम केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 यानी 1831 में की थी। यानी रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग केंद्रक को सबसे पहले देखा था, यानी खोजा था। इसलिए सबसे पहले खोजने के कारण रॉबर्ट ब्राउन को इसका श्रेय जाता है। इसके बाद केंद्रक कोशिका की सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब एक नया शब्द आया, जैव क्रियाएं। जैव क्रियाएं क्या होती हैं? देखिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं। अब वो क्रियाएं अगर ना हो, किन्हीं कारणवश रुक जाएं, बंद हो जाएं, तो हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी या समस्या जरूर उत्पन्न होगी। तो जैव क्रियाएं, जैसे हम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, तो जो हमारे द्वारा लिया गया भोजन होता है वो भोजन पाचन की क्रिया के द्वारा पचाया जाता है और उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल मूत्र उत्सर्जन के माध्यम से या उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार की पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, जनन, ये सारी क्रियाएं जो हैं जैव क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो हमारे शरीर में सारी जैव क्रियाएं थीं। अब हम बात करते हैं केंद्रक की। तो उसी प्रकार से केंद्रक भी कोशिका के अंदर अनेक प्रकार की जैव क्रियाओं को संपादित करता है। इसी कारण इसको कोशिका का कंट्रोल रूम यानी नियंत्रक कक्ष क्या कहते हैं? नियंत्रक कक्ष कहते हैं। कंट्रोल रूम का मतलब है अगर कोई भी जैव क्रिया हो रही है तो उसको संपादित करने के लिए जैव अंग या जो क्रिया को संपादित करने वाला अंग है उस क्रिया दोनों के बीच में एक समन्वय की आवश्यकता होती है, कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर आप आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण कर लेते हो तो आपका जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र आपके द्वारा लिए गए भोजन को आसानी से पचा नहीं पाता है, क्योंकि उसकी भी पचाने की एक मात्रा होती है। और आपने अगर ज़्यादा भोजन लिया है तो वो भोजन नहीं पचेगा, और नहीं पचेगा तो आपको कुछ न कुछ समस्याएं होंगी। आपके पेट में दर्द होगी, आपको जो है बार बार मल त्यागने की इच्छा होगी, यानी कोई ना कोई समस्या जरूर उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है केंद्रक जो है वो कोशिका के अंदर होने वाली जैव क्रियाओं को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए इसे कोशिका का कंट्रोल रूम या कोशिका का नियंत्रक कक्ष भी कहा जाता है। आइए आप देखते हैं केंद्रक का जो स्ट्रक्चर होता है, केंद्रक का जो भाग होता है वो कितने भागों से मिलकर के बना होता है। तो केंद्रक का जो भाग होता है मुख्यतः 4 भागों से मिलकर के बना होता है। वो चारों भाग आपके दिए गए हैं, केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य, क्रोमैटिन धागे, केंद्रिका। तो एक एक के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। केंद्रक आवरण, आपको आवरण से समझ में आ रहा होगा
किसी भी चीज को ढकना, जैसे हम अपने शरीर को ढकने के लिए अपने ऊपर कपड़े इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो मांस और हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा है, कंकाल है, उसको ढकने के लिए जो है त्वचा का निर्माण किया गया है, स्किन। उस त्वचा के माध्यम से हमारा जो ढांचा है, कंकाल है, वो पूरा ढका हुआ है। तो उसी प्रकार से केंद्रक को भी ढकने के लिए एक आवरण बनाया गया है, यानी ढकना जैसे कह सकते हो। तो जो केंद्रक का बाह्य आवरण होता है, केंद्रक का बाहर का जो हिस्सा होता है, वो आपका ये केंद्रक की संरचना बनी है। केंद्रक जो है गोलाकार होता है, न्यूक्लियस कहते हैं इसको इंग्लिश में। और इसके जो बाहर का आवरण है, बाहर की जो त्वचा है, बाहर का जो परत है, वो कहलाती है केंद्रक आवरण, क्योंकि ये परत जो है इस केंद्रक को ढकती है। और देखते हैं इसमें कैसे, किस प्रकार से लिखा गया है। ये केंद्रक के चारों ओर 2 झिल्लियों का बना होता है, यानी जिस प्रकार से हमारी त्वचा का निर्माण कई सारी परतों से होता है, उसी प्रकार से केंद्रक का भी जो बाहर का आवरण होता है, उसके ऊपर 2 झिल्ली होती हैं, केंद्रक आवरण और केंद्रक भित्ति। तो हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं केंद्रक आवरण की। तो केंद्रक आवरण जो है, ये केंद्रक के चारों ओर 2 झिल्लियों का बना होता है। इसमें जगह जगह छोटे छोटे केंद्रक छिद्र होते हैं, यानी इस पूरे केंद्रक में जो है छोटे छोटे केंद्रक छिद्र होते हैं, यानी इस पूरी झिल्ली को जगह जगह से काट रखा होता है, स्पेस होता है, यानी ये पूरी झिल्ली आपस में कहीं पर भी जुड़ी नहीं है, कुछ कुछ जगहों को छोड़ करके छिद्र बने हुए हैं। इन्हें हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके बाद इनके द्वारा केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। अब ये जो कोशिकांग पूरा है केंद्रक, ये कोशिकांग एक कोशिका के सेंटर में, एक कोशिका के केंद्र में व्यवस्थित होता है। आपको इसके पहले बताया था कि कोशिका के अंदर एक कोशिका द्रव्य भरा होता है, जो कैसा होता है, हल्का पारदर्शी चिपचिपा। पारदर्शी यानी आर पार दिखाई देने वाला, ट्रांसपेरेंट, चिपचिपा यानी चिपकने का इसमें जो है इसकी प्रकृति होती है। तो कोशिका के अंदर ये कोशिकांग उपस्थित है और इस केंद्रक के अंदर भी द्रव भरा है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियस फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो छिद्र हैं केंद्रक के, इन छिद्रों के माध्यम से बाहर के वातावरण से कोशिका का जो द्रव है वो केंद्रक के अंदर जाता है, और केंद्रक के अंदर का जो द्रव है वो केंद्रक के बाहर कोशिका में आता है। यानी इससे क्या होता है कि केंद्रक जो है इसके अंदर के कोशिकांगों को विकसित होने के लिए कोशिका के द्वारा अवशोषित किए गए पोषक पदार्थ अंदर जाते हैं, और इसके अंदर जो अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ, बेकार के पदार्थ बनते हैं, वो इन छिद्रों के माध्यम से केंद्रक से बाहर आते हैं। तो यही एक लाइन थी कि इनके द्वारा केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। पदार्थ वही होते हैं पोषक तत्व, क्योंकि हर एक कोशिकांग को विकसित होने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, और वो पोषण जो है हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से पूर्ण होता है। इसके बाद अगला पार्ट है केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक के अंदर पारदर्शी, अर्धतरल व कणिकीय पदार्थ भरा होता है, यानी पारदर्शी, आर पार दिखाई देने वाला, अर्धतरल का मतलब है कि कुछ तरल होता है, कुछ ठोस होता है, यानी बहने वाला ठोस होता है, पूर्ण रूप से तरल नहीं होता है, और कणिकी, छोटे छोटे कण के रूप में होता है। तो इस केंद्रक के अंदर ये छोटे छोटे जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, केंद्रक द्रव्य। ये केंद्रक द्रव्य का काम होता है, जो केंद्रक की बाह्य भित्ति है और आंतरिक भित्ति है, इसको चिपकने से बचाता है, और साथ में इसके अंदर जो क्रोमैटिन धागे, ये धागे पतले से दिखाई देते हैं, इनको आपस में चिपकने से बचाता है। साथ में ही केंद्रक जो है, इस पर कोई दुर्घटना या चोट लगने पर ये जो है क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। जैसे आप एक गुब्बारे के अंदर कोई बॉल भर दो और बॉल डाल दो, छोटी बॉल, और उसके अंदर आप पानी भर दो, आप बॉल और गुब्बारे को पटको, फिर क्या होता है, बॉल को कोई चोट नहीं पहुंचती है, क्योंकि पानी जो है
बॉल को इधर से उधर कर देता है, जिसके कारण बॉल उछलेगी गुब्बारे के अंदर, परंतु बॉल में कोई चोट नहीं आएगी। उसी प्रकार से ये एक आप लाइक गुब्बारा समझ लो, और इस गुब्बारे के अंदर ये पानी भरा हुआ, पानी के अंदर ये बॉल की तरीके से ये छोटे छोटे कोशिकांग उपस्थित हैं, और ये जो द्रव्य भरा हुआ है केंद्रक द्रव्य, इन कोशिकांगों को चोट से बचाता है। इसके बाद अगला पार्ट है हमारा केंद्रक जालिका। धागे नुमा क्रोमैटिन तंतु केंद्रक जालिका बनाते हैं। आपके केंद्रक के अंदर बहुत सारे पतले महीन धागे दिखाई देते हैं, और ये धागे कई धागे आपस में मिलकर के एक जाल का आकार ले लेते हैं। तो ये पूरा जो केंद्र धागों का जाल है, ये धागों का जाल केंद्रक जालिका कहलाता है। और क्रोमैटिन गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, यानी बनाते हैं, क्रोमैटिन गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। आपको पता है कि मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी 23 पेयर्स यानी कि कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो गुणसूत्र क्या होते हैं? हमारे जो जेनेटिक लक्षण है, आनुवंशिक लक्षण है, माता पिता के जो लक्षण हैं, वो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। और मनुष्य के जो कायिक लक्षण, साथ में आनुवंशिक लक्षण, लिंग लक्षण, जितने भी हमारे दैहिक लक्षण होते हैं, यानी जैसे मनुष्य जैसे लक्षण, इन गुणसूत्रों के कारण ही होते हैं। तो वो जो गुणसूत्र हैं, वो गुणसूत्रों का निर्माण जो इसमें उपस्थित क्रोमैटिन धागे हैं, ये क्रोमैटिन धागे पतले पतले जो केंद्रक जालिका का निर्माण कर रहे थे, गुणसूत्र बनाते हैं। इसके बाद केंद्रक में दो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। डीएनए और आरएनए, डीएनए को डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो ये डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये जो है हमारे केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है, और ये एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ वो पदार्थ है जो माता पिता के लक्षण संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। इसके बाद अगला केंद्रिका। केंद्रिका, केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं। तो देखिए ये बहुत सारे डॉट्स का राउंड से बना हुआ है, इसे केंद्रिका कहते हैं। ये केंद्रक के उपस्थित होती है। केंद्रक के अंदर इसका काम होता है, केंद्रक के अंदर राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना। राइबोसोमल का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसके बाद केंद्रक की संरचना समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं केंद्रक के कार्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला कार्य है कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आपको बताया कोशिका के अंदर अनेक प्रकार की रासायनिक, उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस और जैविक क्रियाएं जैसे उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, जनन, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, उनका नियंत्रण और नियमन हमारा केंद्रक न्यूक्लियस करता है। दूसरा कार्य है, इसमें उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ वंशागति के लिए उत्तरदायी हैं। आनुवंशिक पदार्थ वो पदार्थ होता है जो माता पिता के लक्षण, पूर्वजों के लक्षण आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाते हैं। और वंशागति का तात्पर्य होता है कि जो वंश परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं। जैसे हमें हमारे माता पिता के लक्षण आए, हमारे दादा दादी के लक्षण आए, हमारे नाना नानी के लक्षण आए, तो और हमारी जो जनरेशन होगी, हमारी जो पीढ़ी होगी, उसमें हमारे लक्षण, हमारे पिताजी के लक्षण, हमारे बाबा जी के लक्षण, दादी जी के, नाना जी के, नानी जी के, इस प्रकार के लक्षण क्रमानुसार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। उन लक्षणों को वंशागत लक्षण, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और इनको ले जाने का काम केंद्रक में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए होता है वो करता है। इसके बाद अगला कार्य है कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको पता है हमारा शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, क्योंकि शरीर ढांचा या किसी जीवधारी के निर्माण के लिए कोशिका सबसे छोटी इकाई का काम करती है।
क्योंकि कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तब ऊतक बनते हैं, ऊतक कई सारे ऊतक मिलकर के अंगतंत्र बनाते हैं, कई सारे अंगतंत्र मिलकर एक कंकाल का निर्माण करते हैं, कंकाल से एक पूरा शरीर बन जाता है। तो उसी प्रकार से जब कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं, मृत्यु की भी प्राप्ति हो जाती है और नई नई जन्म भी लेती रहती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा चोट या दुर्घटना हो जाती है तो जिस अंग में चोट लगती है उस अंग की कई सारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कुछ समय के बाद उसका ट्रीटमेंट, इलाज कराने के बाद वो कोशिकाएं वहाँ पर पुनः जन्म ले लेती हैं, जिससे वो चोट वाला हिस्सा ठीक हो जाता है। तो उसी प्रकार से एक कोशिका से 2 कोशिकाएं, 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं, 4 कोशिकाओं से 8 संतति कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो इसका काम जो है उसमें कोशिकी जनन होता है, कोशिकाओं में नई कोशिका बनती हैं, उनको बनाने का काम न्यूक्लियस केंद्रक करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है। यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसमें जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं, यानी जो हमारे पूर्वजों के लक्षण हैं, वो उस आनुवंशिक पदार्थ में निहित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और जब जनन की क्रिया होती है तो जनन की क्रिया के माध्यम से वो आनुवंशिक पदार्थ भी नई संतति कोशिका में, नए उत्पन्न होने वाले जीव में पहुंचता है, जिसके कारण वो आनुवंशिक लक्षण उस जीव में उत्पन्न होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक केंद्रक। इसी के साथ आज हमारा केंद्रक टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग इसको अपनी कॉपी पर फेयर करना और साथ में ये केंद्रक का डायग्राम भी बहुत ही सुंदर सा बनाना। आप प्लेन कागज पे बना करके इस केंद्रक की हेडिंग के सामने जो है चिपकाना है, ठीक है, और इसको लर्न भी करना है।